Okay. One of the, of course, being a nephrologist and taking care of a dialysis center, so one of the specialties of Dr. Kumar is CKD. His principal specialty, in fact, is CKD. And तो आपको हमें CKD के बारे में कुछ बताएंगे. We discussed diabetic kidney disease, which becomes CKD, hypertensive kidney disease, the other important cause of CKD. पहले मैं शुरू करता हूँ उल्टा से, डायलिसिस से शुरू करता हूँ. किसको डायलिसिस के लिए भेजना है? कोई कट ऑफ सिम्टम्स वाइज, क्रिएटिनिन वाइज, डायलिसिस के लिए किसको रेकमेंड करना है? और रेकमेंड आपने किया तो फैमिली फिजिशियन को कैसे पेशेंट को कन्विंस करना है, या ये काउंसलिंग वो क्या करेंगे? डायबिटीज और रीनल ट्रांसप्लांट दोनों की बात एक साथ कर सकते हैं. सो वंस द पेशेंट, उनकी रिक्वेस्ट ऐसी है कि आप उनकी तरफ देखेंगे, मेरी तरफ बिल्कुल नहीं देखेंगे, ताकि उनको उनका कनेक्ट आपसे रहे. वो नाखुश हैं. आप सर कुर्सी सीधी कर लें. नहीं, वैसे सीधी कर लें. मुझे तुम पसंद हो तो मैं क्या. सो सीकेडी में डिफरेंट स्टेज आर देयर. सो अगर आपके पास पेशेंट रेगुलर फॉलोअप कर रहे हैं तो आपके पास स्टेज 3 भी रहेगा, स्टेज 4 भी रहेगा, स्टेज 5 भी रहेगा. अब ये स्टेजिंग आप लोग सबको पता है कि मैं रिवाइज कर दूं, रिवाइज कर देता हूं. तो स्टेजिंग जो KDIGO, जो हमारी एक जो सुप्रीम संस्था है, उन्होंने उसको 2 पैरामीटर लेके उसको डिवाइड किया है. एक पैरामीटर GFR बेस्ड है और एक है एल्बुमिनूरिया बेस्ड. तो एल्बुमिनूरिया के हिसाब से A1, A2, A3 है. A1 is no proteinuria or albuminuria, मतलब less than 30. A2 is 30 to 300. Microalbuminuria. Microalbuminuria means urine routine will not show protein, but UACR will show protein. That means 30 to 300 milligram. Less than 300 will not be detected in urine routine. More than 300 will detected in urine routine. So more than 3 is macroalbuminuria. So these are A1, A2, A3 and CKD 1, 2, 3, 4, 5. सिंपल याद करने के लिए 90 से 120 स्टेज 1, 60 से 90 स्टेज 2, 30 से 60 स्टेज 3. तो ये 30-30 का गैप है. उसके बाद 15 का आ जाता है. फिर 30 to 15 स्टेज 4 एंड लेस देन 15 इज स्टेज 5. इसमें 1 का अंतर है. जैसे आप बोलोगे 120 to 90, फिर 60 to 89, फिर 30 to 59. बट मैं उस सबको कंफ्यूज करने के लिए नहीं, सिंपल वे में याद रखने के लिए 30 to 60, 60 to 90, 90 to 120 एंड 15 to 13 एंड लेस देन 15. सो जब आपके पास स्टेज 4 आया और क्रिएटिनिन 5 है, रफली मैं पहले भी बताया हूं, 3 क्रिएटिनिन मतलब 25% फंक्शन, 5 क्रिएटिनिन मतलब 15%. तो जब क्रिएटिनिन 5 या उसके ऊपर आया, सो आपको पता है कि ये प्रोग्रेसिव डिजीज है. आपने उसको देखा है लाइफ में कि इसका क्रिएटिनिन पिछले 5 साल में 3 से 5 आ गया. अभी ये 5 से 8 भी होगा. अभी आप बोलोगे कि 5 से 8 इतनी जल्दी क्यों होगी? तो उसका मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं. जब 100% किडनी काम कर रहा था तो 100 काम देख रहा था. एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, मतलब एक आदमी एक काम देख रहा था. लेकिन अभी काम बचा है 15% और काम करना है 100. तो अभी एक आदमी जो है 6 से 7 आदमी का काम देखेगा. देखेगा ना. पहले 100 था तो 100 काम देख रहा था, तो उसको कोई लोड नहीं था. अभी जब 15% पे आया तो उसके लोड हो गई 6 गुना. तो किसी भी आदमी को कम पगार पे ज्यादा काम कराओगे तो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं. तो उसकी फिल्टर का लॉस होने की जो लाइफ है वो कम होते जाएगी. सो जो रेट ऑफ राइज जो शुरुआत में था 100 से 15 होने में जितना टाइम लगा, 15 से 5 होने में टाइम नहीं लगेगा. सो हमको पता है कि ये 15 से 5 होगा, तो हम क्यों ना इसकी तैयारी कर लें. अभी जैसे ही आप बोलोगे तैयारी क्या, तो 2 ही तैयारी है.
डायलिसिस, ट्रांसप्लांट, नथिंग टू डू. नथिंग टू डू मीन्स पैलिएटिव केयर. अभी वो कब होगा? जब हम बेड रिडन हैं, स्ट्रोक के पेशेंट हैं, कोमाटोज हैं, एंड ऑफ लाइफ सिचुएशन है, जहाँ पे हमको कुछ नहीं करना, उनको सफरिंग नहीं देना है, वहाँ पैलिएटिव केयर है. लेकिन जब पेशेंट पूरे होश में है और 90 साल का चलता फिरता है, तब हम पैलिएटिव केयर की बात नहीं करें. सो अभी हमको जब पता चल गया है कि अभी 15 से 5 होना है, तो आप बोलोगे या तो डायलिसिस करना है या ट्रांसप्लांट करना है. अभी ट्रांसप्लांट करना है तो किस एज तक करना है? किस एज तक आप ट्रांसप्लांट करना चाहोगे? 70, 60, 50, 60 तक? एनी एज. सो क्वालिटी ऑफ लाइफ इज डेफिनेटली बेटर विथ ट्रांसप्लांट. लेकिन एक चीज आपको सोचना है, ट्रांसप्लांट में हम लोग इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन देते हैं, तो बॉडी का डिफेंस कमजोर होता है, और बॉडी का डिफेंस कमजोर होगा तो इन्फेक्शन रेट बढ़ जाएगा. तो 70 साल के ऊपर ऐसा देखा गया कि डायलिसिस का सर्वाइवल और ट्रांसप्लांट का सर्वाइवल सेम है. सो उसके अंदर अगर उसकी हार्ट की फंक्शन अच्छी है, अगर कार्डियक फंक्शन अच्छी है, पेशेंट फुल्ली कॉन्शियस है, फुल्ली अलर्ट है, चलता फिरता है, तो आप ट्रांसप्लांट का ऑप्शन लेट एज में भी 60 to 70 में भी आप दे सकते हो, अगर उसके पास डोनर है तो. 60 से कम में तो सब पेशेंट को ट्रांसप्लांट का ऑप्शन देना चाहिए. अगर एक्सेप्टेबल डोनर है तो आपको ट्रांसप्लांट का प्रोविजन करना. अगर ट्रांसप्लांट का ऑप्शन नहीं है तो डायलिसिस की तैयारी करनी चाहिए. अभी डायलिसिस की तैयारी मतलब डायलिसिस करते हैं, 2 तरह का डायलिसिस होता है. एक होता है हीमोडायलिसिस और एक होता है पेरिटोनियल डायलिसिस. सो पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस का अगर अपने देश में नंबर देखें, सो हमारे देश में 2.5 लाख पेशेंट जो है हीमोडायलिसिस पे हैं और 5000 पेशेंट पेरिटोनियल डायलिसिस पे हैं. तो परसेंटेज वाइज कितना हो गया? 2% जो सीएपीडी पे. क्यों सीएपीडी पे पेशेंट इतने कम है? CAPD is chronic ambulatory peritoneal dialysis. सो सीएपीडी पे पेशेंट कम इसलिए हैं क्योंकि सीएपीडी खुद करना पड़ता है. Sorry, continuous ना, chronic नहीं. कंटिन्यूअस. सो सीएपीडी खुद करना पड़ता है, घर पे रह के करना पड़ता है, और हम लोग हैं रिच आदमी, लेबर डिपेंडेंट. मौसी कर लेगी, मामा कर लेगा. अब मामा मौसी करता है तो इन्फेक्शन होता है, और इन्फेक्शन होता है. सीएपीडी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है. अगर पेशेंट खुद करता है ना, इट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट. एंड आपको बताता हूं, मैक्सिको, हांगकांग, ये सब कंट्री है जहां पीडी फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन है. जब सरकार ये करके देती है ना, तो बोलती है पहले पीडी करो, फिर हीमोडायलिसिस पे जाना. उसका कारण है, कोई बताएगा कोई कारण? तुम गिफ्ट रखते तो मैं ये सब क्वेश्चन पे गिफ्ट देता. दे देना, चॉकलेट है अपने पास उधर. कोई बताएगा कि why is peritoneal dialysis in some countries given as the first choice over hemodialysis? Cost, more physiological, insurance company pays. The correct answer is cost over इकोनॉमी. नहीं, मैं बताता. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ना, जो नेचुरल किडनी का फंक्शन है, जैसे अगर हमने 10% पे डायलिसिस शुरू किया और जब हम हीमोडायलिसिस पे गए तो 10% को 2% होने में टाइम नहीं लगता, 6 महीने में हो जाता. लेकिन यही 10% वाला पेशेंट पीडी पे गया तो ये 2 साल, 3 साल, 4 साल, ये रेसिड्यूअल रीनल फंक्शन, वर्ड इज रेसिड्यूअल किडनी फंक्शन, जो 10% बचा हुआ फंक्शन है. समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग. ये जान लो कि किडनी की जो नेचुरल 10% भी है वो भी बहुत मायने रखती है. और उसके साथ अगर आप पीडी करते हो और पीडी पे वो पेशेंट सर्वाइव करता है, तो ये रेसिडुअल फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है. ऐसा देखा गया है कि सर्वाइवल इन द फर्स्ट फ्यू इयर्स ऑन पीडी इज बेटर देन हीमोडायलिसिस बिकॉज ऑफ दिस रेसिडुअल फंक्शन. और यही कारण है कि बहुत सरकारें जो हैं, बिकॉज ऑफ दिस इंपॉर्टेंस, दे
opt for PD first. In our country, one problem is there of the cost, and second, the most important is cost से ज़्यादा labor, infection risk, because humidity is बहुत है, hygiene problem है, हमको basic culture में ही नहीं है hygiene, हम hygiene word को कभी imbibe नहीं कर पाए अपने लाइफ में. So यही कारण है कि PD का ऑप्शन कम है. लेकिन PD कुछ सिचुएशन में बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे आपने बोला ब्लड प्रेशर जब कम रहेगा, किसी का ब्लड प्रेशर कम है तो हीमोडायलिसिस टॉलरेट नहीं करेगा. किसी का कार्डियक फंक्शन 10% है तो हीमोडायलिसिस टॉलरेट नहीं करेगा. कोई दूर गांव में रहता है, नॉर्थ ईस्ट में पहाड़ पर, जहां हीमोडायलिसिस फैसिलिटी नहीं है, वहां वो काम का चीज है. जो बेड रिडन पेशेंट है, जो चल फिर नहीं सकते हैं, उनके लिए पीडी एक अच्छा ऑप्शन. तो पीडी इज नॉट अ बैड ट्रीटमेंट, इज ए गुड ट्रीटमेंट, बट नॉट कॉमन इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज हर लोग सोचता है 4 घंटे में काम हो जाता है, क्या करने का है 12-12 घंटे का सेशन लेने का रोज का रोज. सो इसके लिए हीमोडायलिसिस कॉमन है. हीमोडायलिसिस फ्री है. हमारे कंट्री में सरकार ने बिलो पॉवर्टी लाइन और आयुष्मान भारत में वो फ्री है. तो फ्री ट्रीटमेंट के चलते जो पॉपुलेशन आज से 10 साल पहले 1 लाख था इंडिया में, वो आज 2.5 लाख हो गया. 2.5 लाख लोग हीमोडायलिसिस पे हैं रेगुलरली है. और सरकार थ्राइस ए वीक का पेमेंट करती है. और कुछ सरकार सिंगल यूज डायलिसिस, मतलब डायलिसिस ट्यूबिंग नया लेने का तेलंगाना गुजरात में पेमेंट करती है. उसकी कॉस्ट और ज़्यादा होती है. तो अभी आते हैं हीमोडायलिसिस पे, कि हीमोडायलिसिस का आपकी थिंकिंग है कि अभी आगे इनको डायलिसिस लगेगा. आपने बात कर लिया, काउंसलिंग में पता चला कि इसके पास कोई डोनर नहीं है, पीडी के लिए कन्विंस नहीं है, तो हीमोडायलिसिस के लिए एक्सिस लगेगी. और वो एक्सिस को हम लोग बोलते हैं जिससे कि ब्लड जो है बॉडी से निकल के मशीन फिल्टर में जाए और क्लीन होके वापस शरीर में जाए. 2 पोर्ट लगेगा, एक आउटफ्लो और एक इनफ्लो. ये 2 पोर्ट के लिए या तो कैथेटर है या फिस्चुला है. फिस्चुला और कैथेटर में फिस्चुला गोल्ड स्टैंडर्ड है, सबसे अच्छा है. क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन का रिस्क कम है. सो फिस्चुला के लिए मैच्योरेशन टाइम लगती है. फिस्चुला में करते क्या है कि आर्टरी को वेन से जोड़ देते हैं, और आर्टरी और वेन को जोड़ने से जो वेन का प्रेशर है वो आर्ट्रियलाइज्ड हो जाता है. मतलब आर्टरी का प्रेशर ज्यादा है और वेन में प्रेशर नहीं है, लेकिन आर्टरी डीप होता है और वेन सुपरफिशियल होता है. वेन इज बेटर सीन, आर्टरी इज बेटर फेल्ट, ये हम लोग पढ़े हैं. सो वेन अगर बेटर सीन है, सुपरफिशियल है, अगर उसको हम आर्टरी बना दें तो हमको निडल पंक्चर भी आसान हो जाएगा और हमको प्रेशर भी मिल जाएगा. तो यही कारण है कि नेचुरल एक कनेक्शन क्रिएट कर देते हैं. और कहां कहां करते हैं? ये 4 साइट है, किफेलिक वेन एंड रेडियल आर्टरी, ब्रैकियल वेन एंड किफेलिक, ब्रैकियल आर्टरी एंड किफेलिक वेन, ब्रैकियल आर्टरी एंड बेसिलिक वेन. ये इल्बो फिस्चुला और रिस्ट फिस्चुला बोलते हैं. ये बनाने के लिए वेस्कुलर सर्जन या यूरोलॉजिस्ट जो बनाते हैं वो बनाते हैं. 1 घंटे की सर्जरी है और इसका मैच्योरेशन टाइम डिपेंडिंग अपॉन द एज एंड क्वालिटी ऑफ आर्टरी एंड वेन वो 3 से 6 महीना हो सकते हैं. अभी पेशेंट बोलेगा मेरे को फिस्चुला नहीं करने का, फिस्चुला नहीं करने का है तो आप कैसे कन्विंस करोगे? तो जो मैं करता हूं, मैं बोलता हूं भाई बैंक में पैसा जमा करते हो, जरूरत नहीं है नहीं निकालते हो, इंटरेस्ट खाते हो, जरूरत पड़ती है तो निकालते हो. फिस्चुला बना लो. फिस्चुला बनाने का मतलब नहीं कि राजेश कुमार तुमको डायलिसिस पे ढकेल रहा है. उनको यही लगता है कि फिस्चुला बनाया मतलब ये आदमी मेरे को डायलिसिस पे ढकेल देगा. उनको हम बोलते हैं कि फिस्चुला बना लो, डायलिसिस तुम्हारे हिसाब से करेंगे. मैं लिख के देता हूं अभी कि डायलिसिस जब तुम चाहोगे तभी हम करेंगे. पेशेंट ये जब बोलते हैं तो तैयार होते हैं, नहीं तो ये बोल के कि फिस्चुला बनाना मतलब डायलिसिस नहीं करना. देखो मेरा ट्रांसप्लांट पेशेंट है, 10 साल से फिस्चुला लेके जी रहा है, कुछ नहीं हुआ उसे, तो वो एग्री हो जाता है कि फिस्चुला बनाना मतलब डायलिसिस करना जरूरी नहीं है. आप 6 महीने बाद लगे, 1 साल बाद लगे, जब जरूरत पड़ेगा तो हम डायलिसिस करेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगा तो पड़ा रहेगा. अगर फिस्चुला नहीं बनाया, अगर आर्टरी वेन अच्छी नहीं है, तब क्या ऑप्शन? तब हमारे पास एक ऑप्शन है कैथेटर की. कैथेटर भी 2 तरह का अब आ गई है.
एक होता है टेम्पररी कैथेटर, एक होता है पर्म कैथ या टनल कैथेटर। अब ये दोनों में अंतर क्या है? जब क्रैश लैंडिंग होती है, जैसे ही पेशेंट आईसीयू में लैंड किया, क्रिएटिनिन 8 है, ब्रेथलेस है, फ्लूइड ओवरलोड है, हाइपरकैलेमिया है, एसिडोसिस है, ये सब इंडिकेशन है डायलिसिस के, मतलब एब्सोल्यूट इंडिकेशन। अभी ये क्रैश लैंडिंग हुई तो हमारे पास ऑप्शन है टेम्पररी कैथेटर के, जिसकी लाइफ होती है 2 से 4 हफ्ता। 2 से 4 हफ्ते में उसको चेंज करनी पड़ती है। और एक है रूटीन, जैसे पेशेंट 8, 9, 10 क्रिएटिनिन हो गया, एपेटाइट नहीं है, नॉसिया है, वॉमिटिंग है, और हम प्लान कर सकते हैं इसका डायलिसिस। जब प्लान कर सकते हैं तो उसमें हम टनल कैथेटर डालते हैं, क्योंकि टनल कैथेटर की लाइफ लंबी होती है, वो साल, 2 साल, 3 साल चलती है। वो कैथेटर कॉस्टली होती है, उसमें एक टनल बनता है, जैसे हमने नेक लाइन से डाला और चेस्ट से निकाल दिया, और उसमें एक कफ होता है। कफ के चलते क्या होता है? एडिजन होता है, जिसके चलते इन्फेक्शन का रिस्क कम हो जाता है। तो टनल कैथेटर की सर्वाइवल लॉन्ग टर्म है, टेम्पररी कैथेटर की सर्वाइवल शॉर्ट टर्म है, फिस्टुला की सर्वाइवल लॉन्ग टर्म है। कैथेटर और फिस्टुला में इन्फेक्शन का रिस्क कम है, टनल कैथेटर या कैथेटर में इन्फेक्शन का रिस्क ज्यादा है, टेम्पररी में टनल से ज्यादा इन्फेक्शन है। सो जस्ट थोड़ा सा कीमोथेरेपी के पोर्ट देखें आप लोगों ने, या सो टनल कैथेटर इज समथिंग लाइक दैट। कहाँ से डालते हैं, कौन सी वेन से डालते हैं? यूजुअली इंटरनल जुगुलर वेन को पंक्चर करते हैं और वहां से चेस्ट तक एक टनल बनाते हैं, सबक्यूटेनियस टनल, जैसे मेट्रो टनल जो अंडरग्राउंड है वैसा, और वहां से टनल से यहाँ नेक में निकालते हैं और नेक से अंदर आईजेबी में जाते हैं। तो पेशेंट का जो पोर्ट होता है ना, वो चेस्ट में रहता है, नेक में कुछ नहीं दिखता है, तो वो कंफर्ट है। और ये टेम्पररी कैथेटर जो है नेक में दिखता है, एंटीना के जैसा। ये प्रोसीजर कौन करता है? आप करते हैं, यूरोलॉजिस्ट करते हैं, कौन करता है? सो यूजुअली अब्रॉड में इंटरवेंशनल नेफ्रोलॉजिस्ट लोग करते हैं, इंडिया में नेफ्रोलॉजिस्ट भी करते हैं और रेडियोलॉजिस्ट भी करते हैं। कुछ नेफ्रोलॉजिस्ट करने के जानने के बाद भी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट को काम देते हैं। करेक्ट, मैं खुद करता हूँ। ओके। सो ये हो गया डायलिसिस का प्रिपरेशन। फिर जब डायलिसिस की बारी आती है तो डायलिसिस के क्या मायने हैं, कितना कॉस्ट है, कितनी फ्रीक्वेंसी है, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और इनको क्या देखना है? हीमोडायलिसिस पे इनका पेशेंट जा रहा है आपके पास, और इनको क्या मॉनिटर करना है? आप लोग में से कितने लोग ये सोचते हैं कि डायलिसिस इज नॉट अ गुड ट्रीटमेंट? अभी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन कितने लोग मानते हैं कि डायलिसिस इज ए पेनफुल ट्रीटमेंट? कितने लोग मानते हैं कि डायलिसिस पे लाइफ कम होता है? ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये सब मिथ है। अच्छा, ये सब मानते हैं लेकिन आपको बोल नहीं रहे, वो सब स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। लेकिन आप बताइए। नहीं, मैं आई एम जस्ट कीपिंग लाइट। सी देयर आर मेनी मिथ। मैं कल ही बात कर रहा था तुषार से, मैं बोला जब मैं केईएम में पढ़ाई करता था ना, तो मैं सोचता था डायलिसिस इज नॉट मेड फॉर दिस कंट्री, सच कॉस्टली ट्रीटमेंट। क्योंकि केईएम का क्राउड क्या था, पूरे महाराष्ट्र से लोग आते थे और सब खेत बेच के आते थे, गरीब लोग आते थे और मर जाते थे। क्यों मरते थे? क्योंकि केईएम में एक था कि 3 से 5 डायलिसिस आपको मिलेगी और उसके बाद मेमो मिल जाएगा कि आप ये डायलिसिस बाहर कहीं ले लो। उस समय कोई फ्री स्कीम नहीं थी और एक डायलिसिस का कॉस्ट 2500-3000 रुपये था, और पेशेंट मर जाते थे, खेत बेच बेच के आते थे। तो वी आर इमोशनल, तो हमको लगता था कि ये ट्रीटमेंट तो इस देश के लिए है ही नहीं, इसको तो बैन कर देना चाहिए। जब मरना ही है तो खेत क्यों बेचो, पूरा परिवार तबाह हो जाता है ना कर्ज में। लेकिन जब प्रैक्टिस में आया और जब मैंने सर्वाइवल देखी कि आप अगर अच्छा डायलिसिस दे रहे हैं, लॉन्ग टर्म दे रहे हैं, तो सर्वाइवल है। हाँ, आऊंगा। सो अभी डायलिसिस पे कैसे अच्छा रहना है, हमारे देश में ना हम लोग टाइम पे कोई ट्रीटमेंट नहीं लेते, शुरुआत भी नहीं करते। जैसे ही हम डायलिसिस बोलेंगे, तुषार सा नेफ्रोलॉजिस्ट है, वो बोलेगा क्यों करने का, मैं हूं ना, मैं तुमको कुछ दवा देता हूं, इससे क्रिएटिनिन स्टेबल रहेगा, ये कम कर दूंगा।
वो दवा कुछ दे दिया और तुषार शाह का पेशेंट उसके पास चिपक गया, क्योंकि वो डायलिसिस वाला आदमी नहीं है, मैं डायलिसिस वाला आदमी हूं। अभी वो 8 क्रिएटिनिन से 9 भी हुआ, उसको कोई तकलीफ नहीं है। सिचुएशन क्या होती है ना कि एक डायबिटिक किडनी है, एक हाइपरटेंसिव किडनी है। जो पेशेंट को यूरिन आउटपुट होता है वो ज्यादातर हाइपरटेंसिव किडनी होता है, और जो पेशेंट को यूरिन आउटपुट नहीं होता है वो ज्यादातर डायबिटिक किडनी है। ज्यादातर वर्ड यूज किया। सो अगर यूरिन आउटपुट है तो पेशेंट कभी नहीं तैयार होता है कि हमको डायलिसिस करने का, मेरा किडनी काम कर रहा है, क्योंकि क्रिएटिनिन से कुछ होता नहीं है, सिम्टम्स ही नहीं है। पोटेशियम से तकलीफ है, एसिड से तकलीफ है, और बाकी यूरेमिक टॉक्सिन से एपेटाइट कम हो गया, नौसिया, वॉमिटिंग हो गया, वेट लॉस हो गया, वो सब है। हमारे देश में टॉलरेंस है, बर्दाश्त करने की क्षमता बहुत है। अगर हम डायलिसिस के बिना शरीर खराब हो जाए, एपेटाइट नहीं भी रहे, फिर भी हम बोलते नहीं नहीं, तुषार का दवा जो जब से दिया है ना बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील करता हूं मैं, मेरा एपेटाइट भी इंप्रूव, रोज का 2 रोटी खाता हूं, वजन कम हो रही है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करना है क्योंकि मैं इसके पास जाऊंगा तो ये डायलिसिस पे ढकेल देगा। सो इसके साथ वो 8 से 10, 12, 14 क्रिएटिनिन, बिकॉज आउटपुट इज देयर, वो चलते रहता है। तो ये क्रिएटिनिन 18 तक, 20 तक भी लेके जाते हैं। तब तक बॉडी जो है कमजोर होते जाती है, हर चीज वीक होते जाता है। जैसे एसिडोसिस अगर बहुत दिन तक रहेगा तो हड्डियां गल जाती है, मसल्स कमजोर हो जाते हैं, हार्ट कमजोर हो जाते हैं, पैराथायराइड हार्मोन बहुत बढ़ जाता है। अब ये तो कोई मॉनिटर करता नहीं है, कोई रियल टाइम मॉनिटरिंग तो है नहीं कि मसल्स कैसे कम हो रहा है वो देखे। हमको डायलिसिस नहीं लग रहा है ना, वो हम देख रहे हैं, लेकिन डायलिसिस के चलते जो शरीर में खराबी हो रही है ना, तो हम इसको पेशेंट को कैसे समझाते हैं, लकड़ी है सामने अच्छा दिख रहा है लेकिन अंदर घून लगी हुई है। 1 साल 1.5 साल के बाद वो लकड़ी कोलैप्स हो जाती है, लेकिन वो बाहर से अच्छी दिखती है। तो यही शरीर में जब यूरेमिक टॉक्सिन बहुत दिनों तक बिना कोई ट्रीटमेंट का रहेगा तो शरीर अंदर से खराब हो जाएगा। और जब इस तरह के पेशेंट, जब तुषार के पेशेंट जब डायलिसिस शुरू करते हैं, उनकी सर्वाइवल, और जब सर्वाइवल नहीं रहती है तो हम किसको ब्लेम करते हैं, तुषार को नहीं, डायलिसिस को। डायलिसिस पे था, कितना दिन जिएगा, 4 दिन जी लिया, बहुत जी लिया, ये वर्ड रहता है। अभी मेरे वाला पेशेंट आ जाओ, मैंने 9 क्रिएटिनिन 8 क्रिएटिनिन पे डायलिसिस किया। एक पेशेंट है जो समझदार है, साइंटिफिक है, गूगल सर्च किया, यूएस में देखा, सब जगह हफ्ते में 3 बार डायलिसिस हो रही है, समय पे हो रही है, लंबे जीते हैं। बोला ठीक है डॉक्टर साहब आप करो, और प्लान वे में मैंने उसका फिस्टुला भी 5 क्रिएटिनिन पे बनाए हुए था, हार्ट फंक्शन मॉनिटर करता था, हार्ट का सब कुछ मेंटेन करता था। अभी ये पेशेंट की सर्वाइवल अच्छी रहेगी, क्यों? हार्ट अच्छा है, मसल अच्छा है, बोन अच्छा है, हमने समय पर ट्रीटमेंट किया, उसको फ्लूइड ओवरलोड में नहीं जाने दिया। दीज आर बेटर मैनेज पेशेंट। अभी ये बेटर मैनेज पेशेंट ना विल सर्वाइव फॉर मोर। लास्ट 6 महीना पहले एक फोटो आई थी कि एक सबसे लंबा सर्वाइविंग पेशेंट एक्सपायर्ड हो गया यूएस में, 42 ईयर्स से डायलिसिस पे था। इट्स नॉट अ स्मॉल लाइफ। सो जो पेशेंट का हार्ट अच्छा है, जो पेशेंट का बॉडी अच्छा है और वो डायलिसिस समय पर स्टार्ट किया है तो वो अच्छा करेगा। अभी इसमें एक और प्रॉब्लम है, पेशेंट डायलिसिस स्टार्ट कर गया, अभी उसको इचिंग होती है कि डॉक्टर साहब डायलिसिस कम करेंगे क्या? बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि उसको किसी ने बोला डायलिसिस ज्यादा करेंगे तो ज्यादा दिन नहीं जीता है, लाइफ कम हो जाती, तो मेरे पीछे पड़ेगा कि डॉक्टर साहब डायलिसिस कम कर दो, 2 बार कर दो। अगर मैं नहीं करूंगा तो फिर तुषार के पास जाएगा। ये तुषार है कौन? है ऐसे तुषार है। ओके, हाँ सॉरी कंटिन्यू। सो तुषार बोलेगा ठीक है ना, मेरे पास आ जा, मैं 2 करता हूं ना। 2 करने पे बिकॉज पेशेंट हैज गॉट आउटपुट, दे विल डू ट्वाइस अ वीक, नथिंग विल हैपन। इफ दे विल नॉट हैव आउटपुट, वो तुषार के पास नहीं टिकेगा, मेरे पास वापस आएगा। क्यों? क्योंकि वो फ्लूइड ओवरलोड में जाएगा, वो बार बार उसको 3 डायलिसिस लगेगा, और वहां पे वो फ्लूइड ओवरलोड पे ब्रेथलेस होगा और एडमिट हो गया तो बोलेगा राजेश कुमार के पास था तो एडमिट नहीं हो रहा था, तो वो पेशेंट मेरे पास आ जाएंगे। लेकिन जिसका यूरिन आउटपुट है वो पेशेंट टिक जाएंगे, वहां 2 बार करेंगे, 1 बार करेंगे। और पेशेंट का हॉस्पिटलाइजेशन कब होगा?
जब वो एडिक्वेट डायलिसिस लेगा कि इनएडिक्वेट डायलिसिस लेगा? इनएडिक्वेट लेगा। तो मैं विद डिस्क्लेमर, मैं किसी नेफ्रोलॉजिस्ट के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं ये समझाने के लिए कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। ये कभी मत सोचना कि मैं किसी नेफ्रोलॉजिस्ट के बारे में बोल रहा हूं, लेकिन एक एग्जाम्पल के चलते मैं समझा रहा हूं। सो जब आप थ्राइस ए वीक करोगे, रेगुलर करोगे, फ्लूइड कंप्लायंस रखोगे, हार्ट के पंपिंग को मेंटेन रखोगे साल 2 साल, समय आने पर अगर एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी जो भी जरूरत है वो करोगे, इन्फेक्शन से बचोगे, सर्वाइवल है। 50% ऑफ डायलिसिस पेशेंट डाइड ऑफ हार्ट डिजीज। दे डोंट डाई बिकॉज ऑफ किडनी डिजीज, दे डोंट डाई बिकॉज ऑफ द डायलिसिस। 50% हार्ट अटैक, हार्ट फेल्यूर इससे मरते हैं, 25 to 30% इन्फेक्शन से मरते हैं। और जो पेशेंट डायलिसिस वाले मरते हैं बिना ये दोनों के, वो मिसिंग द डायलिसिस से मरते हैं। तो ऐसा ट्रायल देखा गया कि मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, ये 2 पैटर्न है डायलिसिस का। सो जब 2 दिन का गैप है जो कि भगवान ने क्रिएट किया, 7 दिन दे दिया ना, तो एक समय आएगा जब 2 दिन का। तो ऐसा देखा गया कि मंडे और ट्यूसडे को सबसे ज्यादा मॉर्टिलिटी है पूरे वर्ल्ड में डायलिसिस पेशेंट में, क्योंकि वो 2 दिन का गैप था। और वो 2 दिन के गैप में जिनको मॉर्टिलिटी थी वो सबका पोटेशियम हाई था। सो पोटेशियम इज ए साइलेंट किलर इन डायलिसिस। सो व्हेन यू मिस द डायलिसिस, पोटेशियम विल किल यू विदाउट हैविंग एनी इंफॉर्मेशन। सो पेशेंट आया, डायलिसिस बेड पे लेटा और मर गया। डॉक्टर साहब वो तो चलता फिरता आया था, आपने कुछ किया होगा, ये मर कैसे गया आप बताओ। आप अगर उसका पास देख रहे हो कि हर बार उसका पोटेशियम हाई रहता है और सुनने को तैयार नहीं है, क्या होता है ना, प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम है कि ये सटल एरिया है जिसमें कि सिम्टम्स नहीं है, कुछ क्राइसिस है सीधा। अगर कोई तकलीफ दे देना, पहले ही बता दे कि हाइपरकैलेमिया होगा तो ये हो जाएगा और ये होना मतलब हाइपरकैलेमिया है, तब तो ठीक है। यहां तो सिम्टम्स भी नहीं है, क्योंकि पोटेशियम किसी का 7 पे कुछ नहीं होता है, किसी को 5 पे सब कुछ हो जाता है। पोटेशियम में प्रॉब्लम यही है कि हमारे पेशेंट टॉलरेट करते हैं और कोई नहीं टॉलरेट करते। सो सबसे ज्यादा मॉर्टिलिटी हार्ट के चलते, इन्फेक्शन के चलते और उसके बाद मिसिंग द डायलिसिस के चलते। सर्वाइवल डिपेंड अपॉन पेशेंट कंडीशन और पेशेंट कितना रेगुलर है। हमारा प्रॉब्लम कहाँ है? गेस्ट आ गया है, आज मैं डायलिसिस नहीं करूंगा, आज शादी में जाना है, मैं डायलिसिस नहीं करूंगा। फॉरेन के पेशेंट जब इंडिया आते हैं तो 1 महीने का पूरा शेड्यूल भेजना पड़ता है मेरे को, वो शेड्यूल के हिसाब से उनको भेजना पड़ता है पूरा, नेफ्रो जो भी वहाँ की कंपनी है उनको भेजना पड़ता है पूरा शेड्यूल बना के। हमारे पेशेंट जब यहाँ कुछ फंक्शन रहेगा तो मिस करते हैं डायलिसिस। आपके लगभग कितने पेशेंट हैं डायलिसिस पे आपके अंडर? सो जैसा बॉम्बे में ऑलमोस्ट 10,000 पेशेंट है डायलिसिस पे और 1,000 प्लस पेशेंट मेरे पास है, मेरी ग्रुप ऑफ नेफ्रोलॉजिस्ट हैं उसके साथ हैं। और 1,000 पेशेंट में से 900 पेशेंट ऑलमोस्ट थ्राइस ए वीक लेते हैं और 100 पेशेंट जो हैं वो 4 टाइम्स इन ए वीक लेते हैं। ओ, 2 बार तो है ही नहीं, 2 आपके नियम में ही नहीं। 2 बार में है 5 पेशेंट, 5 है, 5-6 होंगे। वो बोलते हैं जीना यहाँ मरना यहाँ, तुम्हारे साथ ही जीऊंगा, तुम्हारे पहले मरूंगा, तो छोड़ के नहीं जाते हैं और फिर बोलते हैं कि मैं करूंगा भी। अच्छा सर्वाइवल क्या देखा आपने? 10 साल, 15 साल, 5 मेरे साल? पास अभी 20 साल से ऊपर 100 पेशेंट है। ओ वाओ, 20 साल से ऊपर 100 पेशेंट है ऑन हीमोडायलिसिस, स्टार्टिंग हीमोडायलिसिस के बाद। बीच बीच में 2-4 ट्रांसप्लांट भी उसमें किया है, जिसको 5 साल चला है। उसके बाद कुछ पेशेंट ऐसे भी है जो 28 साल से है मेरे पास, जो कि 18 साल ट्रांसप्लांट का हो गया, 10 साल डायलिसिस का हो गया। दीज आर नॉट अ स्मॉल लाइफ। Why government has done this to give a free dialysis scheme in last 10 years? Because they feel by giving them a proper dialysis, they will increase the survival and they can take care of the family. एक बच्चा इतना छोटा होता है जब माँ उसकी डायलिसिस पर रहती है, और बच्चे जब बड़े हो जाते हैं उसकी शादी कर देती है, और माँ जब उसका, मेरे पास कुछ कुछ ऐसे है जिसमें मैं नानी बन गई, मेरे को बहुत खुशी है। आई एम थैंकफुल टू यू डॉक्टर, यू हैव एक्सटेंडेड माई लाइफ, क्योंकि मैं नानी भी बन गई। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। वो पैसे से नहीं, वो इतना खुशी आती है ना जब मैं देखता हूँ कि मेरे एक पेशेंट है,
जो आज डॉक्टर बन गई है, मुस्लिम पेशेंट जिसके बच्चे डॉक्टर बन गई। जब मेरे पास डायलिसिस को आई थी तो माँ जब बच्ची को लेके आई तो 7 ईयर ओल्ड थी। आज उसकी 18 साल ट्रांसप्लांट का हो गया, 4 साल डायलिसिस का, 22 साल हो गया और 7 साल 29 साल में वो लड़की एमडी कर चुकी है। नॉट अ स्मॉल लाइफ। तो यही कारण है कि सरकार ने भी फ्री किया है, क्योंकि उनको पता है कि इससे सर्वाइवल बढ़ती है, लाइफ बढ़ता है। प्रॉब्लम वही है कि हमारे यहाँ आज भी ना वो गाइडलाइन के हिसाब से काम नहीं होते। हम 2 तरह के डॉक्टर होते हैं, दो तरह के डॉक्टर होते हैं। एक डॉक्टर होते हैं जो पेशेंट के हिसाब से काम करते हैं, और एक होते हैं जो साइंस के हिसाब से बोलते हैं कि भाई यही है ट्रीटमेंट। जो ये ऐसा बोलता है ना वो अच्छा नहीं है। जो जब मैं बॉम्बे आया ना तो मुझे ऐसा बोला गया कि तुम जूनियर है, थ्राइस अ वीक बोलता है सबको, तेरे पास कितना पेशेंट टिकेगा। मैं बोला करके तो देखते हैं। काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेशेंट कम्युनिकेशन, व्हाट यू वांट टू डू, और वो करने पे कितना बेनिफिट उसका होगा, वो बहुत जरूरी होता है प्रैक्टिस में। और जब मैं ये साइंटिफिक वे में सबको समझाने लगा, और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्रैक्टिस में, पेशेंट इज द बेस्ट मीडिया फॉर एडवर्टीजमेंट। अगर बाहर आपके क्लिनिक पे पेशेंट थ्राइस अ वीक 10 साल वाला है ना, उसको आप मिलवा दो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। पेशेंट का सुनता, आपका नहीं सुनता है। जब उसका सुनता है, बोला 10 साल में भाई एक भी एडमिशन नहीं हुआ है इनके साथ, अच्छा है। तो इस तरह से प्रैक्टिस। फ्री किसको मिलता है? जैसे आपने बोला कि बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब अगर इनके पास कोई पेशेंट है जो डायलिसिस चाहता है और करने वाला है, तो सिर्फ उसके राशन कार्ड पे होगा आधारित, कैसे होता है? सो बॉम्बे तो गिफ्टेड सिटी है। बॉम्बे में अगर आपके पास राशन कार्ड भी नहीं है फिर भी आपको फ्री डायलिसिस मिल जाएगी। बहुत ट्रस्ट है यहाँ पे जो फ्री डायलिसिस स्कीम चलाते हैं। बहुत ट्रस्ट है जो आयुष्मान भारत के कार्ड पे चलाते हैं। अभी तो 70 इयर्स के ऊपर में, और महाराष्ट्र में तो अभी एनीवे वो कुछ है ही नहीं इनकम का, आप आयुष्मान भारत बना सकते हो, जो भी हो, वाइट कार्ड वाले भी बना सकते हैं। तो जो गवर्नमेंट लिंक जहाँ पे भी आयुष्मान भारत का डायलिसिस सेंटर है, हर एरिया में है। आप जैसे यहाँ पे देखोगे तो कूपर में है, फिर विले पार्ले में है, सांता क्रूज में जाओगे तो नाना पालकर में है, अंधेरी में करतार सिंह में है, उसके बियॉन्ड जाओगे मिल्लत में 280 पेशेंट है डायलिसिस पे, मल्लिका में है, उसके आगे जाओगे तो वीनस है, प्रबोधन है, सिद्धार्थ है, उसके आगे हर जगह पे आपको 2-3 सेंटर ऐसे फ्री वाले मिल जाएंगे जहाँ पे फ्री डायलिसिस स्कीम है। पेशेंट डोंट हैव टू पे अ सिंगल रुपीज, and patient will get the erythropoietin and iron also, and monthly blood checkup along with the dialysis. I will go to some pharmacotherapy related to CKD, where these people are more kind of involved. So, role of various drugs which are for CKD, not diabetic, not antihypertensive, but for CKD. तो आजकल हम लोग देखते हैं कि प्रिस्क्रिप्शंस में नेफ्रोलॉजिस्ट के एक तो सोडा बाइकार्ब होता है, जैसे सोडा मिंट हो गया, सोबिसिस हो गया, उसका रोल क्या है? सो एसिडोसिस जो है इज वेरी कॉमन इन सीकेडी। सो एसिडोसिस 2 पार्ट है। एक पार्ट में है कि ट्रायल जितने हुए हैं, एक रिसेंट ट्रायल है जो ये बताता है कि सीकेडी में अगर हम एसिड को करेक्ट करते हैं एल्कली से तो सीकेडी प्रोग्रेशन रिटार्ड होता है, स्लो होता है। ये ट्रायल आ गया। इसके लिए आपको उनका कहना क्या है कि एसिड जो है ना फ्री रेडिकल जनरेट करता है, और फ्री रेडिकल से किडनी इंजरी होती है और प्रोग्रेस होता है। तो अगर आप एसिड को कंट्रोल करोगे सोडा बाइकार्ब से तो आपका सीकेडी प्रोग्रेशन भी स्लो होगा। लेकिन एसिड का और भी काम है, जैसे मसल्स फंक्शन, बोन हेल्थ, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि एसिड के चलते होता है। बोन वीक होते हैं, मसल वीक होते हैं, तो अगर आप एसिडोसिस करेक्ट करोगे तो ये भी इंप्रूव होता है। और बहुत लोगों को एसिडोसिस करेक्ट करने पे एपेटाइट और नौसिया वॉमिटिंग भी इंप्रूव हो जाती है। तो सभी को देना है कि एसिडोसिस प्रूव करना है बाय डूइंग सम आर्टेरियल ब्लड गैस? बाइकार्बोनेट टेस्ट का प्रॉब्लम क्या है ना कि उसको जल्दी करना पड़ता है, और हम लोग जब कलेक्शन सेंटर में कलेक्ट करके जब हम लैब तक पहुंचाते हैं तब तक बहुत सारे बाइकार्बोनेट ऑलरेडी
बाइकार्बोनेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो यूजुअली क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 4-5 में तो बाइकार्बोनेट की जरूरत होती है. So, one is bicarb. What are the other drugs that are that you see in a nephrologist's prescription? Anybody? Sevelamer, that is for high phosphates. Then calcitriol you see. Then Nefrosave and other brands which are with N-acetylcysteine, for example. Then taurine. Then ये आजकल कुछ अमाइनो एसिड्स भी निकले, some forms of analogs, erythropoietin, iron before erythropoietin. These are the drugs that we see in prescriptions. आपको फोन करना है तो सर करके आइए आराम से. Okay, so first we were discussing which patient should they start on soda bicarb. So if you are not having facility to check the bicarbonate, then all the patient who is in a stage 3B, 4 and 5. In dialysis patient usually we are not giving because in dialysis हम लोग bicarbonate bath देते हैं. So concept is that कि 2 दिन में जो भी acid बन के body में जमा होगा, वो dialysis में alkali से हम replace करते हैं. जब आप डायलिसिस मशीन के नीचे जो 2 कैन देखते हैं वो बाइकार्बोनेट का एक कैन होता है और पूरा हम बाइकार्बोनेट रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं. फिर भी अगर बाइकार्बोनेट कम आ रहा है तो उस पेशेंट को भी हम रिप्लेसमेंट देते हैं. अदरवाइज 3B and 4 दोनों में आपको जस्ट टू रिमाइंड यू, 3 was 30 to 60, उसमें 3A is 45 to 60 GFR and 3B is 30 to 45 GFR. So 45 GFR के नीचे सारे लोगों को सही है, सारे लोगों को बैकअप देते हैं. स्टार्ट विद 45 के वाले लोगों को 1 टैबलेट 1000 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे टू 2 टैबलेट ट्वाइस अ डे डिपेंडिंग अपॉन GFR. और इफ यू हैव गॉट फैसिलिटी, जैसे हम लोग के यहाँ फैसिलिटी है तो मैं बाइकार्ब चेक करके देता हूँ. So that is one drug. Then tell us about N-acetylcysteine या drugs that contain like Nefrosave. मुझे एकदम याद नहीं है कि क्या क्या है, लेकिन है Nefrosave, Nephroprotect, Create Low, all these are same medicine. नाम अच्छा है, हाँ, नेफ्रोलॉजिस्ट लोग नहीं देता है तो अच्छा नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं है. सही बात है. तो मजबूरी है मेरी भी, मैं कंटिन्यू कर देता हूँ. लेकिन यूजलेस है ऐसा बोल सकते हैं मोस्ट ऑफ मैं नहीं यूज करता. इट्स वेरी कॉस्टली एंड अननेसेसरी. सी आवर पेशेंट आर सफरिंग, दे आर हैविंग लॉट ऑफ मेडिसिन पिल्स लोड. You have got a diabetes medicine, you have got blood pressure medicine, you have got kidney disease medicine. They are mostly having heart patient. They are having 4 or 5 drugs. मेरे पास आता है ना, तो इसके लिए correct definition for nephrologist is to delete some medicine. They charge for deleting the medication. ये आंसर है, एक अभी ट्वीट में आया था. So I think are they justified in removing Nefrosave, Cretlo या जो भी amino acids कुछ देखते हैं? Again the patient mindset. अच्छा. The problem is that if the patient is faithful to them, हाँ, can they stop? don't stop. They can stop these placebos. You can stop if you are convincing, you are able to convince the patient. Otherwise continue it. It is not a harmful medicine. Yeah, but costly, harmful in the other way. Where But cost. it is playing with the mind. क्या होता है ना, प्रैक्टिस में क्रिएटिनिन अगर बंद करने के बाद थोड़ा भी बढ़ता है ना, वो ब्लेम आपको आता है. यहाँ प्रॉब्लम यहाँ है, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड, दे ओनली अंडरस्टैंड द क्रिएटिनिन वैल्यू, दे डोंट नो द साइंस, दे नो ओनली द आर्ट. आर्ट इज दैट इफ द क्रिएटिनिन विल गो अप आफ्टर रिमूविंग कीटो एनालॉग. और सो मैं बोलता हूं ना, ये मेडिसिन ना, ये ना इसका इफेक्ट है ना साइड इफेक्ट है. आप अफोर्ड करते हो तो कंटिन्यू करो, नहीं अफोर्ड करते हो तो बंद कर दो. Great. Next drug was erythropoietin, iron and erythropoietin. Nefrosave Fort. Same. See, these are medicines, somewhere it is working. So they are using it, but not. Science नहीं है और I think recommendation में कुछ नहीं है. In scientific evidence based recommendation नहीं है. तो कंपनी वाले लेके आएंगे कुछ ना कुछ लिटरेचर, गाइडलाइंस में नहीं है. एक मिनट सर,
iron and erythropoietin. सो अगर आपको पेशेंट को खुश रखना है, सीकेडी पेशेंट है उसको खुश रखना है, तो इरिथ्रोपोइटिन एंड आयरन, क्योंकि पेशेंट के को अच्छा करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, उसके लाइफ के कंफर्ट को बढ़ाऊंगा. हमेशा मोस्ट ऑफ देम आर थका हारा, मतलब कमजोर, इस तरह का थिंकिंग रहती है. अगर उनका हीमोग्लोबिन 11-12 कर दिया, बहुत खुश हो जाता है. बोलता है डॉक्टर साहब जब से ये इंजेक्शन लिया आपके पास आया हूं ना, अब मैं चल सकता हूं, मेरे को कुछ नहीं हो रहा है, मैं अच्छा फील कर रहा हूं. सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आयरन. एंड विदाउट डूइंग एन आयरन स्टडी यू शुड नॉट स्टार्ट एरिथ्रोपोइटिन. ये मेरा रिक्वेस्ट है. मैं पहले आयरन पे आता हूं फिर आता हूं. आयरन इज सो इंपॉर्टेंट ना, दैट इफ आयरन इज नॉट देयर ना, योर एरिथ्रोपोइटिन इज ए वेस्ट. सो मैं हमेशा बोलता हूं शर्ट बनाने की कंपनी है, कपड़ा अच्छा दिए हो, बटन नहीं दिए हो, शर्ट बनेगी नहीं बनेगी. सो बटन इज लाइक आयरन. अगर आयरन ही नहीं है तो आप कितना भी इंसेंटिव दे दो, एरिथ्रोपोइटिन दे दो, वो तैयार नहीं होता. सो आयरन स्टडी करना है और दूसरा स्टूल टेस्ट करना है कि ब्लड लॉस तो नहीं हो रहा है. मतलब फैक्ट्री में शर्ट बन रही है और पीछे के रास्ते से चोरी हो रही है, आगे से नहीं निकल रही है. सो आपको स्टूल टेस्ट, आयरन स्टडी करना है और डीवर्मिंग करना है. और आयरन स्टडी में अगर आयरन कम है तो अपने पास दो ऑप्शन है, ओरल एंड आईवी. मोस्ट ऑफ द पेशेंट डोंट टॉलरेट आयरन, दे आर ऑलरेडी ऑन पीपीआई, एंड जैसे ही आप पीपीआई देते हैं आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है. और आयरन सिर्फ 1 मिलीग्राम एब्जॉर्ब होते हैं. तो अगर आपको आयरन रिप्लेसमेंट करना ओरल टैबलेट से, इट विल टेक 3 मंथ to 6 मंथ. तब तक क्या करोगे आप? एरिथ्रोपोइटिन तो काम नहीं करेगा. और टी सेचुरेशन, ट्रांसफेरिन सेचुरेशन जो हम लोग किडनी पेशेंट में 25 रखते हैं, टू हैव ए प्रॉपर एरिथ्रोपोइटिन एक्शन इफेक्ट. सो 15-20 रहता है तो यहाँ तो नॉर्मल रेंज दिखाता है, तो हम उसको आयरन का इंजेक्शन, आयरन में क्या है ना, अभी बहुत अच्छी इंजेक्शन आ गई, फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज एंड फेरिक आइसोमाल्टोज, ये 2 इंजेक्शन है जो कि इंसिकाब या ओरोफर या मोनोफेरिक या ये सब जो ओरिजिनल जो है वो फेरिंजेक्ट है ल्यूपिन का, और मोनोफेरिक है जाइडस का. ये ओरिजिनल मॉलिक्यूल है जो इंपोर्टेड है. प्राइस कम हो गया है. और आप एक इंजेक्शन 500 मिलीग्राम का और 1000 मिलीग्राम का भी आप दे सकते हो. 1 घंटे में इंट्रावीनस इन्फ्यूजन है. हम लोग यूजुअली 2 इंजेक्शन एक साथ दे देते हैं और 3 महीने के बाद रिपीट कर देते हैं. 500 99.9% तो नहीं देखा मैंने. What he's saying is very important. Iron studies to be done, and iron study में if TSAT, transferrin saturation, is less than 25%, first increase, give iron, don't give erythropoietin then. After TSAT goes above 25%, you are justified in giving erythropoietin. Second, iron is not only for hemoglobin. Most of the CKD patient has got muscle problem, Myopathy. muscle pain, थकान लगती है. It is not only because of the hemoglobin, it is also because of the muscle. Myoglobin also contain iron, and there is something called restless leg syndrome. अगर कोई पेशेंट बोल रहा है कि रात में नींद नहीं आती है, पैर पटकते रहता हूं, उनको भी आयरन की कमी देखी गई है. It is not only for hemoglobin, it is a very good. इसके लिए आज देखोगे ना, हार्ट फेलियर के ट्रायल जितने आते हैं ना, उसमें आयरन का भी एक रोल है. सो आयरन के साथ इरिथ्रोपोइटिन दे के हीमोग्लोबिन टारगेट शुड बी 11 to 12, नॉट मोर देन 12, बिकॉज आफ्टर 12 द रिस्क फॉर अ स्ट्रोक एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन विल इंक्रीज विद इरिथ्रोपोइटिन. सो इसके लिए 12 इज द अपर लिमिट. आफ्टर 12 you should cut down the dose. Don't stop the erythropoietin. Erythropoietin need to be titrated. So you can decrease by 50%. So 50% you can decrease and re-evaluate the hemoglobin after 2 weeks or 4 weeks. If the hemoglobin is again more than 12, you can again cut down by another 25%. In that way you have to calibrate. If you stop, again the hemoglobin will drop. So पहाड़ पे चढ़ना डिफिकल्ट है, लेकिन ऊपर मेंटेन करना आसान है.
तो उस तरह से सोचना है कि हमको मेंटेन करना है. So as a family physician, of course, you will probably not be managing erythropoietin dosages and therapy because a nephrologist will already be involved. Your job is not to allow hemoglobin to go above 12, and your job is to see that your iron is replenished properly for that one. Next we come to vitamin D and calcium in CKD. So there are two form of vitamin D. One is the inactive form जो कि हम लोग कोलेकैल्सिफेरॉल या कैल्सिफेरॉल सेचे या टायो या जो भी हम लोग लेते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3. इनएक्टिव फॉर्म जो है वो किडनी में जाके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है जो कि फंक्शनिंग पार्ट है, जिसको कि हम 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल जो केमिकल कंपोजिशन है वो है, या कैल्सिट्रायोल बोलते हैं. सो एक है कोलेकैल्सिफेरॉल जो विटामिन डी इनएक्टिव फॉर्म है, एक है कैल्सिट्रायल जो कि किडनी बनाता है. अगर किडनी खराब है तो कैल्सिट्रायल नहीं बनेगा, तो हमको कैल्सिट्रायल देना है. तो हमारे यहाँ कैल्सिट्रायल इज लाइक अ कैल्सिट है, अल्फाडॉल है, रोकेल्ट्रॉल है, ये सब एक्टिव. और इनएक्टिव फॉर्म जो विटामिन D3 का है वो आपको अगर विटामिन D3 डिफिशियंसी जो कि ऑलमोस्ट सभी लोगों को है उसको आप दे सकते हैं, लेकिन CKD में इसके साथ साथ आपको कैल्सिट्रॉल देना जरूरी होता है क्योंकि वो बोन पे इफेक्ट करता है. अभी आप बोलोगे जब एक्टिव फॉर्म दे ही रहे तो इनएक्टिव फॉर्म की क्या जरूरत है. विटामिन डी ना उसका बहुत सारे हेट्रोजीनियस इफेक्ट है जो खाली बोन से रिलेटेड नहीं है, हर जगह पे आप कोई भी सेल लोगे उसमें एक न्यूक्लियस होती है, और न्यूक्लियस जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है डीएनए, आरएनए, प्रोटीन सिंथेसिस, ये सब चीज के. और विटामिन डी का वहां भी रोल है, तो हर चीज में वो घुसा हुआ है. तो ऐसा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन सब लोग विटामिन डी रिप्लेसमेंट देते हैं इवन इफ अ पेशेंट इज ऑन सीकेडी बिकॉज ऑफ सम एक्स्ट्रारीनल जॉब विटामिन D3 यूज्ड टू डू. सो विटामिन D3 एक्टिव फॉर्म इज इंपॉर्टेंट, एंड साथ में कैल्शियम का इंपॉर्टेंस ये है कि मोस्ट ऑफ द सीकेडी पेशेंट विल हैव हाइपोकैल्सेमिया एंड हाइपरफॉस्फेटेमिया, मतलब फास्फोरस विल गो अप एंड कैल्शियम विल गो डाउन, एंड बिकॉज ऑफ दिस पाराथायराइड हार्मोन विल गो अप. और पाराथायराइड हार्मोन अगर ऊपर जाएगा तो कैल्शियम आप करेक्ट करोगे और एक्टिव विटामिन D3 दोगे तो पीटीएच कम हो जाएगा. पीटीएच बहुत ज्यादा मतलब बोन डिजीज, पीटीएच बहुत कम मतलब बोन डिजीज. दो स्ट्रीम है. तो एक हाई टर्नओवर बोन डिजीज है, एक लो टर्नओवर बोन डिजीज है. जब पीटीएच लो होगा तो लो बोन टर्नओवर, जब पीटीएच हाई होगा तो हाई टर्नओवर बोन डिजीज. अभी पीटीएच का किडनी पेशेंट में जो लेवल है वो अलग है. बहुत पेशेंट आएंगे 200 पिकोग्राम पर ml है पीटीएच का लेवल, आप बोलोगे 70 तक तो नॉर्मल होता है, ये तो 200 है, ये बहुत ज्यादा हो गया. वो नॉर्मल है सीकेडी के लिए. डायलिसिस पेशेंट के लिए 200 to 300 इज नॉर्मल, उतना चाहिए टू मेंटेन द बोन हेल्थ. अगर कम है, अगर किसी का पीटीएच नॉर्मल रेंज में है और डायलिसिस पे है तो उसको हम लोग टेरिपेराटाइड देते हैं बढ़ाने के लिए, ताकि लो टर्नओवर बोन डिजीज या ए डायनेमिक बोन डिजीज उसको ना हो और फ्रैक्चर का रिस्क ना बढ़ जाए. सो ये थोड़ा सा अलग है जनरल पॉपुलेशन से कि यहाँ पे पीटीएच का रेंज जो है 2 to 3 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल है. हाइपरफॉस्फेटीमिया, उसके लिए कभी दवाइयाँ दी जाती हैं. फैमिली फिजिशियंस यूजुअली डोंट स्टार्ट दीज मेडिसिन्स, बट थोड़ा फेमिलियरिटी इफ यू कैन गेट. सो हाइपरफॉस्फेटेमिया इसलिए कंट्रोल करना जरूरी है क्योंकि कैल्शियम और फॉस्फेट ये दोनों का जो प्रोडक्ट है वो अगर 60 से ऊपर है, जैसे अगर कैल्शियम 10 है और फास्फोरस 6 है तो 60 हो गया, अगर कैल्शियम 10 है और फास्फोरस 8 है तो 80 हो गया. अगर 80 होगा ना तो वैस्कुलर कैल्सिफिकेशन बढ़ जाएगी. सो आर्टरी विल कैल्सिफाइड बिकॉज ऑफ दिस प्रोडक्ट. सो दैट इज द व्हाई वी नीड टू कंट्रोल द फास्फोरस. एंड फास्फोरस कंट्रोल करना इन अ डायलिसिस पॉपुलेशन इज डिफिकल्ट. व्हाई डिफिकल्ट? बिकॉज एक तरफ तो सर आप प्रोटीन बढ़ा देते हो,
तो प्रोटीन आप जैसे ही बढ़ाओगे, हर प्रोटीन में फास्फोरस है। सो प्रोटीन अगर बढ़ाओगे तो फास्फोरस बढ़ेगा, और फास्फोरस क्लियरेंस इन डायलिसिस आर लेस एज कंपेयर टू अदर क्लियरेंस। सो फास्फेट अगर हम रोज 1000 मिलीग्राम ले रहे हैं और डायलिसिस में 2000 मिलीग्राम ही निकलता है, और हम 3 दिन के गैप पे कर रहे हैं, तो 3000 हम ले रहे हैं और 2000 1500 निकाल रहे हैं, तो आपका फास्फेट रिटेन करेगा। उसके लिए आपको फास्फेट बाइंडर चाहिए। सो डायलिसिस में कुछ पार्ट डायलिसिस संभाल लेता है, लेकिन कुछ पार्ट डायलिसिस नहीं संभाल पाता है, जैसे कि हीमोग्लोबिन है जिसके लिए एरिथ्रोपोइटिन आयरन देते हैं, फास्फोरस है जिसके लिए फास्फेट बाइंडर देते हैं। वही फास्फेट बाइंडर कैल्शियम बेस्ड हो सकते हैं और नॉन कैल्शियम बेस्ड होते हैं। क्यों ऐसे आए कि नॉन कैल्शियम बेस्ड? बिकॉज हमने बताया कि प्रोडक्ट जो है कैल्शियम और फास्फोरस का है। अगर किसी का कैल्शियम 10 है या 11 है, आप उसको कैल्शियम एसीटेट या कैल्शियम कार्बोनेट दोगे एज ए फास्फेट बाइंडर, तो आपने फास्फेट को तो थोड़ा कम किया, कैल्शियम बढ़ा के प्रोडक्ट सेम रखा। तो इसके लिए नॉन कैल्शियम बेस्ड फास्फेट बाइंडर जैसे सेवलामर आए हैं, लेंथनम आए हैं, और आजकल फेरिक ऑक्सीकार्बोक्साइड आए हैं जो कि सुक्रो बाइंड करके है, लेंथनम नैटकोलन करके है, या सेवलामर के तो बहुत ब्रांड हैं। ये तीनों नॉन कैल्शियम बेस्ड फास्फेट बाइंडर। और कैल्शियम बेस्ड फास्फेट बाइंडर कैल्शियम एसीटेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम एसीटेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट आर गुड फास्फेट बाइंडर, but not commonly used because of risk of hypercalcemia and risk of increasing the product and increase the risk of vascular calcification. लास्टली रीनल ट्रांसप्लांट आपने कितने करवाए हैं या आप कितने सुपरवाइज किए हो? So रीनल ट्रांसप्लांट मैंने ऑलमोस्ट 350 ट्रांसप्लांट किया है, एंड 350 में ऑलमोस्ट 90% जो है वो लिविंग डोनर है। सो डोनर जो होते हैं ना, या तो लिविंग होते हैं या नॉन लिविंग होते हैं। लिविंग में फैमिली डोनर ही प्रिफर्ड होते हैं अपने कंट्री के लॉ में, और फैमिली डोनर में फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री है। जैसे फर्स्ट डिग्री मम्मी पापा, भाई बहन, बेटा बेटी और हस्बैंड वाइफ। सेकंड डिग्री में चाचा चाची, मामा मामी। थर्ड डिग्री सास ससुर, साला साली, डिस्टेंट रिलेशनशिप। पहला चीज़ हो गया लिविंग डोनर, फैमिली ट्री के अंदर जो भी ट्री का जितने ब्रांच है वो दे सकते हैं लीगली। दूसरा है नॉन लिविंग, जो कि डिजीज डोनर ट्रांसप्लांट होता है, जो आजकल जब मैं शुरुआत किया था तो 1% ऑफ द टोटल ट्रांसप्लांट। यू नो इंडिया में कितने ट्रांसप्लांट होते हैं किडनी के? पर एनम 50,000? नहीं, 50,000 नहीं, 2-2.5 लाख आजकल 20,000 तक पहुंच गया है, अच्छा। जो कि वर्ल्ड में वन ऑफ द लार्जेस्ट है, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत नीचे है। वो 20,000 ट्रांसप्लांट में 2,000 ट्रांसप्लांट जो है ना आजकल वो डिजीज डोनर होने लगे, और जब मैं शुरुआत किया था तो 200 होते थे। डिजीज डोनर का मतलब बता दें। डिजीज डोनर मतलब जो ब्रेन डेड हो गया, जिसकी सर्वाइवल सिर्फ वेंटिलेटर पे है और ब्रेन इज नॉट गोइंग टू कम बैक और लाइफ इज नॉट गोइंग टू कम बैक। सो ऐसे पेशेंट में हम लोग ब्रेन डेथ क्राइटेरिया होता है, जो कि न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट जो सर्टिफाई करते हैं, उसके लिए एपनिया टेस्ट होता है, मतलब वेंटिलेटर हटा के देखते हैं कि वो सांस खुद ले सकता है कि नहीं। उसकी सर्टेन क्राइटेरिया है जो न्यूरोलॉजिस्ट लोग 2 टेस्ट करके सर्टिफाई करते हैं 6 घंटे के गैप पे, और जब वो सर्टिफाई होता है और रिलेटिव तैयार होते हैं डोनेशन के लिए, तो उनकी किडनी, लीवर, लंग, हार्ट, बोन्स, स्किन, जितने जो भी चीज़ वो देना चाहते हैं उनकी वो पे है। 2 चीज़ आपको याद रखनी है जो मैं बताना चाहूँगा। हमारे देश में और यूरोपियन कंट्री कुछ है जहाँ पे अंतर क्या है। हमारे देश में इवन इफ यू आर विलिंग टू डोनेट योर ऑर्गन आफ्टर डेथ, सपोज यू हैव साइंड ए डोनर कार्ड, इन स्पाइट ऑफ दैट डेथ के समय आपके रिलेटिव से वो कंफर्म करेंगे कि इनका ऑर्गन लेना है कि नहीं। वो राइट्स जो है जो हमने दिया है ना, वो खो देते हैं। लॉ में ऐसा है। तो इवन इफ यू आर एग्रीइंग बिफोर डेथ, रिलेटिव से नो मीन्स नो। सो हमारे यहाँ आपका ऑप्शन ना है। स्पेन एक कंट्री है, स्पेन में ना
आपको ऑप्ट करना है कि हमको नहीं देना है, नहीं तो ऑल द सिटीजन ऑफ स्पेन आर अ विलिंग डोनर by default. by default. So you are having an option not to donate. So वहां पे ना जीरो वेटिंग लिस्ट है, Wow. वहां पे वेटिंग लिस्ट ही नहीं है ट्रांसप्लांट का, लेकिन आप बोलोगे यहाँ से भेज देते हैं, वो उनके सिटीजन के लिए। यहाँ पे कॉस्ट क्या लगती है ट्रांसप्लांट की? अभी कम से कम 10 लाख रुपया आती है और 15 लाख रुपया आती है जो कि अनरिलेटेड है या हस्बैंड वाइफ दे रहे हैं या जिसका क्रॉस मैच पॉजिटिव है, उस तरह के। थोड़ा सा माइक का। फिर एनुअल कॉस्ट क्या आती है? एनुअल कॉस्ट अनरिलेटेड ट्रांसप्लांट, थोड़ा माइक अपनी तरफ ले लें ऐसा। अनरिलेटेड ट्रांसप्लांट में शुरुआत के पहले साल में कॉस्ट 15 से 20 हजार रुपया महीना है, रिलेटेड ट्रांसप्लांट में 10 हजार रुपया महीना है, एक साल के बाद 5 से 7 हजार रुपया महीने कॉस्ट लाइफ लॉन्ग आता है और डायलिसिस से कम है, एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ डायलिसिस से बहुत अच्छा है। और इसका सर्वाइवल आपने क्या देखा अपनी प्रैक्टिस में? कितने साल? हमारे पास 20-22 साल के भी ट्रांसप्लांट है और जो दूसरे के द्वारा किए हुए 28-30 साल वाले भी मेरे पास फॉलो अप को आते हैं। जैसे किसी ने जसलोक में मेरे पढ़ाई करने से पहले से किया हुआ ट्रांसप्लांट भी मेरे पास, 28-30 साल वाले ट्रांसप्लांट पेशेंट भी है मेरे पास। ब्लड ग्रुप और HLA मैचिंग होता है ट्रांसप्लांट में, किडनी ट्रांसप्लांट में। ये मैच नहीं हो तो कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सो ट्रांसप्लांट में पहला हो गया लिविंग डोनर वर्सेस नॉन लिविंग डोनर। फिर लिविंग डोनर में आप क्या देखते हो, ब्लड ग्रुप मैचिंग है कि नहीं है। मैचिंग है तो सक्सेस, और नॉन मैच अनमैच ट्रांसप्लांट करते हैं जिसको ABO इनकम्पैटिबल। कंपैटिबिलिटी मतलब एक दूसरे की तरफ आकर्षित, इनकम्पैटिबिलिटी। ABO कंपैटिबिलिटी मतलब ब्लड ग्रुप मैच, इनकम्पैटिबल मतलब ब्लड ग्रुप मिसमैच। सो अभी मिसमैच ट्रांसप्लांट बॉम्बे में होते हैं और पूरे वर्ल्ड में होते हैं। अच्छा। मिसमैच में हम लोग क्या करते हैं, प्लाज्मा फेरेसिस करके जो भी एंटीबॉडी है ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट में, उसको हम टाइटर को इतना कम कर देते हैं कि वो रिजेक्शन का रिस्क को कम कर दे, और उसके हिसाब से हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं। सर्वाइवल जो किडनी की है और पेशेंट की है, दो तरह से सर्वाइवल हम देखते हैं, पेशेंट सर्वाइवल और किडनी सर्वाइवल। ये दोनों 4-5% कम है। बहुत सारे सीरीज में इक्विवेलेंट है, लेकिन बहुत सारे सीरीज में 4-5% कम है। तो अगर ABO मिसमैच भी नहीं हो पा रहा है तो हम लोग एक करते हैं पेयर्ड एक्सचेंज किडनी ट्रांसप्लांट, जिसको हम लोग एक सिंपल वे में बोलते हैं स्वैप ट्रांसप्लांट। मतलब मेरी वाइफ, इनकी वाइफ, ब्लड ग्रुप मिसमैच है, इनका A है और मेरे वाइफ का A है, और मेरा B है, इनकी वाइफ का B है, तो ये B मेरे को देगा, ये मेरी A इनको देगी। ये पेयर्ड एक्सचेंज है, ये वन वे पेयर्ड एक्सचेंज है। और हम लोगों ने बॉम्बे में हिस्ट्री क्रिएट किया था जब 6 पेयर डोमिनो किडनी ट्रांसप्लांट किया था आज से 8 साल पहले, और उसमें एक साथ 6 पेयर का ट्रांसप्लांट हुआ था। मैंने इनको दिया, इनको, इन्होंने थर्ड को दिया, थर्ड ने फोर्थ को दिया। 3 हॉस्पिटल में ये ट्रांसप्लांट हुई थी। ये अभी भी लीगल है? लीगल है। फर्स्ट टाइम हुआ था, इसलिए बहुत इसका हमने इंटरनेशनल स्वैप भी किया है। हमारे कंट्री के पेशेंट किसी दूसरे कंट्री के लोग को नहीं दे सकते ट्रांस। मेरा और जतिन कोठारी ने मिलके एक ट्रांसप्लांट किया, जिसमें केन्या की एक पेशेंट और इंडियन राजस्थान के पेशेंट ने एक दूसरे को दिया। मैंने हिंदू मुस्लिम स्वैप भी किया हुआ है। Okay, I think we have 5-10 minutes for questions. There is another event happening here, which is why we have to vacate. Any questions on CKD? Yeah, we had discussed that NSAIDs वगैरह डिस्कस करेंगे, लेकिन हो नहीं पाया। सबसे कॉमन तो वही है। दूसरा कॉमन चीज है एनी अल्टरनेटिव मेडिसिन विच आई एम नॉट अवेयर ऑफ द इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट। आई यूजुअली से, ऑल्दो आई एम नॉट द एक्सपर्ट ऑन दैट फील्ड, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो चीज़ के जानकारी में उसका इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट, वो दवा आप ले सकते हो। किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, डोंट ब्लेम द डॉक्टर। पेशेंट हमेशा ब्लेम करते हैं, उनको पता नहीं था क्या कि मेरी किडनी कमज़ोर है, क्यों ऐसा दवा दे दिया। मैं बोलता हूँ आप बजा के बताओ कि मेरी किडनी कमज़ोर है और ये दवा अवॉइड करने बोला है। सो जो मोस्ट कॉमन है वो पेन किलर है। अभी एक क्वेश्चन पूछ लूँ सबसे, which is the safest painkiller in CKD
safest NSAID in CKD. NSAID मतलब anti. ये ट्रैप्ड क्वेश्चन कभी कभी मजा आता है. ये आपको ट्रामाडोल इज नॉट NSAID. ट्रामाडोल इज opioid. All are same. All are same. All are same. मतलब naproxen is as bad as diclofenac, as bad as ibuprofen. All are same. All can cause kidney disease. It is the situation which will harm the kidney. It is not the painkiller. It is the situation. When you suppose, I will give you the example. Creatinine 1 है, 70-year-old है, आपको लगेगा creatinine normal है, फ्रैक्चर हो गई और आपने 2 दिन तक पेशेंट ने खाया पिया नहीं है, जो डिहाइड्रेशन है, पेशेंट एस इनहिबिटर पे है, डापा पे है और पेशेंट को फ्रैक्चर हो गया, ब्लड लॉस हो गया, हेमेटोमा था वहां पे, डिहाइड्रेशन, हाइपोटेंशन, NSAID एंड डापा along with NSAID आ गए. तो दिस कॉकटेल ऑफ मेडिसिन ना एट दैट पीरियड इज मोर हार्मफुल. क्या होता है ना, कोई भी सिक समय पे कैपिलरी हीमोडायनेसिस, जो किडनी का परफ्यूजन है, वो प्रोस्टाग्लैंडिन पे डिपेंड करता है. किडनी का परफ्यूजन और GFR जो है प्रोस्टाग्लैंडिन पे डिपेंड करता है. और जब कभी भी क्राइसिस आती है तो प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशन अच्छा बढ़ता है, क्योंकि कंपनसेटरी मैकेनिज्म के हिसाब से. और उस समय अगर आप NSAID देते हो तो आपने वो अच्छे प्रोस्टाग्लैंडिन को ब्लॉक कर दिया. यही कारण है कि रीनल फेलियर होती है. इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू नो द सर्कमस्टांसेस वेयर यू कैन यूज NSAID सेफली इन सम ऑफ द किडनी. Any other question? Sorry? मैंने सुना नहीं ठीक से. डायबिटिक पेशेंट वीनस ब्लड गैस से Evaluation for CKD via venous something. This is not the right way of investigating CKD, but CKD पेशेंट में बाइकार्बोनेट कराते हैं क्योंकि एसिड का लोड क्या है उसको देखने के लिए. तो VBG is important for CKD patient to assess the acid load. Last time. He is asking, in patients of CKD, if you give soda bicarb, does that increase the salt load, sodium load, worsen blood pressure, worsen heart failure? So some Mike. So it is like that ki when you are giving, chances is there but very very less. But you have to consider the other factors. Suppose a patient is already in volume overload and in PND orthopnea is there, and if you are giving a soda bicarb, you have to really see that the diuretics is also going along with that, because a small sodium load is always there with the soda bicarb, but less likely as compared to injectable soda bicarb. Injectable is worse. So what he said is that soda bicarb contains sodium. So uncontrolled hypertension may be poor ejection fraction and incipient heart failure. You might want to avoid or restrict dose. He'll repeat he already told us that, but why is peritoneal dialysis less in India? Very briefly. So peritoneal dialysis is done by one company called Baxter. So it's a monopoly business. And they are charging, the fluid is almost 25,000-30,000 rupees per month. So the cost is around 25,000 to 30,000 rupees per month if you are doing a CAPD. If you are doing a APD, automated peritoneal dialysis, that means a machine is doing it. The cost will be around 65 to 75,000 rupees, and the machine cost is around 5 lakhs. That will bring me to one thing. I think he is involved in giving rental hemodialysis machines at home. Home hemodialysis is more popular in the West, I think, than here. थोड़ा सा इनको बता दो, home hemodialysis कैसे करते हैं?
तो होम हीमोडायलिसिस कंसेप्ट 10 years बैक बॉम्बे में स्टार्ट हुआ, और उसका एक रीजन था कि मैं टोरंटो जनरल हॉस्पिटल गया, वहाँ पे एक नॉक्टर्नल होम हीमोडायलिसिस प्रोग्राम। अभी आप लोग को बिलीव नहीं होगा, लेकिन वहाँ 6 times in a week, 6 to 8 hours overnight सेल्फ केयर हीमोडायलिसिस, मतलब पेशेंट अपने घर में खुद अपना ट्रीटमेंट करता है, रोज रात में करता है। ऐसे वहाँ उस समय 2006 या 7 में ऑलमोस्ट 45 पेशेंट थे, उसमें से 16 फीमेल पेशेंट ने माँ बनी थी। सो मैं बोला कि उसमें ना कोई भी पेशेंट एंटी हाइपरटेंसिव पे नहीं थे, कोई भी पेशेंट फॉस्फेट बाइंडर पे नहीं थे। सो दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ वर्क ऑफ अ नेचुरल किडनी विद द आर्टिफिशियल किडनी। सो 6 times in a week नॉक्टर्नल होम हीमोडायलिसिस प्रोग्राम, सेल्फ केयर। अभी ये पॉसिबल है इंडिया में? 3 बार तो भारी पड़ता है, और भी सेल्फ केयर, लेबर इज सो चीप। सो यहां पे हम लोगों ने असिस्टेड केयर होम हीमोडायलिसिस प्रोग्राम बनाया, जिसमें कि टेक्नीशियन जाके करेगा, पेशेंट के घर पे मशीन लगा देंगे, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा देंगे, और पेशेंट डोंट हैव टू बाय द मशीन। So it will be included in the package. All cost will be around 60 to 65,000 per month, which include the machine cost, the rental of the machine, the consumable cost, technician cost, and doctor visiting the home. 100 patients are there in the city of Bombay at this moment who are on hemodialysis, home hemodialysis. Any other question? Anybody? Yes, sir. CRRT. Continuous renal replacement. So CRRT is a big topic. Okay. It is done in the ICU for acutely ill patient who is not hemodynamic unstable. That means the BP is 70, 80 or 90, who is sick, on ventilator, on inotropes, has got severe metabolic acidosis or fluid overload or hyperkalemia. In such category of patient, we are using CRRT. Not an outpatient thing, right? No. Yeah? We will not discuss that because it's a topic. Anything else? It's very uncommon. Very uncommon, yeah. Hyperuricemia and role of allopurinol, etc., febuxostat in CKD. So, I am not using drug to treat asymptomatic hyperuricemia. See, if a patient has got gouty attack in the past or present, and if they have got hyperuricemia, we are giving allopurinol or febuxostat, but not for asymptomatic hyperuricemia. Asymptomatic hyperuricemia, if a patient is taking chemotherapy for cancer, or if the patient is on diuretics and have got a uric acid of more than 10, if the patient has got kidney stone, which I feel is related to uric acid, then we are, even if a patient is asymptomatic, we are using it. There is some role of uric acid in progression of the CKD, and that is the reason of this controversy whether to use medicine to decrease the uric acid. So not all CKD patients who have a uric acid of say more than 6.2, not all will receive. Not to use. Okay. If you do use in CKD, what molecule do you use between allopurinol and febuxostat? When the febuxostat was not there, we are using allopurinol, all the patients. When the febuxostat is there, very selected, or I will say I have not used in last 4-5 years. I am only using febuxostat. Okay, I think we are at 12:32. I think we'll thank him, and sir, thank you so much for coming. It's amazing that you could take some time out. ये हमारी तरफ से, हम सब की तरफ से. Thank you, sir. I'm very grateful for all of you. Yeah, a brilliant lecture and so many useful things. Nephrology, I would say, is one of our weaker areas for all family physicians. So I think this is a brilliant